हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आपने पार्ट 1 पढ़ा होगा। इसका पार्ट 1 जो है वो आपने पढ़ा होगा। इससे पहले 1 से लेके 25 तक के क्वेश्चन हमने पढ़े हुए थे पिछली क्लास में। ये हम 26 से लेके 50 तक क्वेश्चन पढ़ेंगे। 26 से लेके 50 तक क्वेश्चन है हमारा पार्ट 2 का। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसका पार्ट 2 आज रेडी हो गया है, तो पार्ट 2 आप पूरा देखिएगा। स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। अगर आप स्किप करेंगे तो आपको वीडियो समझ नहीं आएगी। अगर आप स्किप करेंगे वीडियो को तो आपको वीडियो समझ नहीं आएगी, ना ही आपको उस चीज का ध्यान रहेगा, ठीक है। आप क्वेश्चन सही से नहीं कर पाएंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। किसी की भी वीडियो देखते हैं, आप वीडियो को पूरा जरूर देखें, ठीक है। वीडियो को आप एक जगह कंसंट्रेट करके देखें, ठीक है। इधर उधर ध्यान रहेगा अगर आपका, तो आप वीडियो को सही से नहीं देख पाएंगे और ना ही समझ पाएंगे। देखने की तो बात दूर है, आप समझ भी नहीं पाएंगे। अगर समझेंगे नहीं तो आप वीडियो को कैसे देखेंगे, नहीं देखेंगे आप। तो अगर वीडियो को आप अच्छे से देखते हैं, स्किप नहीं करते हैं बीच बीच में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप आराम से उस चीज को याद कर लेंगे। वो चीज आपको तुरंत याद भी हो जाएगी। आपको याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आप कंसंट्रेट करके पढ़ेंगे तो, ठीक है। ध्यान लगा के अगर आप पढ़ेंगे तो आपको वो चीज ध्यान में रहेगी, याद रहेगी वो चीज। तो वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ठीक। मैं आपसे यही निवेदन कर सकती हूँ कि आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सेशन को। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ग्रुप इज मोस्ट एट रिस्क ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। क्या है, विच ग्रुप इज मोस्ट एट रिस्क ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। मतलब आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया का सबसे अधिक जोखिम किस समूह में होता है। बताइए, आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया का सबसे अधिक जोखिम किस समूह में होता है, इनमें से किस समूह में होता है। तो ऑप्शन ए है मिडिल एज मैन, मतलब मध्य आयु वर्ग के पुरुष। ऑप्शन बी है पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन, मतलब रजोनिवृत्ति के बाद की महिलाएं। ऑप्शन सी है प्रेग्नेंट वुमेन, मतलब गर्भवती महिलाएं। ऑप्शन डी है हमारा चिल्ड्रन अबव 15, मतलब 15 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे। कौन सा ग्रुप होगा, कौन सा समूह होगा इनमें से, बताइए किसको अधिक जोखिम होता है एनीमिया से। राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, प्रेग्नेंट वुमेन। प्रेग्नेंट वुमेन को सबसे अधिक जोखिम है होता है, ठीक है। प्रेग्नेंट वुमेन को सबसे अधिक जोखिम होता है, प्रेग्नेंट वुमेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। गर्भवती महिलाओं को शिशु के विकास के लिए अधिक आयरन की आवश्यकता होती, क्या होती है, गर्भवती महिला को अधिक आयरन की आवश्यकता होती है शिशु के लिए, ठीक है। आयरन की कमी से एनीमिया और गर्भावस्था जटिलता भी हो सकती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 27। 27 क्वेश्चन है हमारा, ओबेसिटी इज कॉज्ड बाय। क्या है, ओबेसिटी इज कॉज्ड बाय, मतलब मोटापा किससे होता है। बताइए मोटापा किससे होता है। तो ऑप्शन ए है लैक ऑफ विटामिन, मतलब विटामिन की कमी। ऑप्शन बी है एक्सेस फैट इंटेक, मतलब अत्यधिक वसा का सेवन। ऑप्शन सी है लो प्रोटीन डाइट, मतलब कम प्रोटीन आहार। ऑप्शन डी है आयोडीन डेफिशिएंसी, मतलब आयोडीन की कमी। तो बताइए क्या हुआ राइट आंसर इसका। मोटापा किससे होता है, किससे होता है बताइए, किससे होता है मोटापा। तो मोटापा होता है एक्सेस फैट इंटेक। क्या हो जाएगा, एक्सेस फैट इंटेक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अत्यधिक वसा का सेवन से क्या होता है, मोटापा होता है। फैट अगर आप जरूरत से ज्यादा लेंगे तो क्या हो जाएगा, मोटापा हो जाएगा। फैट से क्या होता है, मोटापा बढ़ता है, ठीक है। फैट से मोटापा बढ़ता है, ठीक है। फैट मतलब हुआ मोटापा, समझ जाइए, ठीक है। तो राइट आंसर लगा लीजिए आप ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। मोटापा तब होता है जब शरीर आवश्यकता से अधिक कैलोरी या फिर विशेष रूप से वसा लेता है। इससे शरीर में चर्बी जमा होती, क्या होती है, इससे शरीर में, इससे हमारी शरीर में चर्बी जमा होती है अधिक फैट से या कैलोरी से, ठीक है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 28 क्वेश्चन है हमारा, प्रोटीन डेफिशिएंसी कैन कॉज। क्या है, प्रोटीन डेफिशिएंसी कैन कॉज,
मतलब प्रोटीन की कमी से क्या हो सकता है, बताइए प्रोटीन की कमी से क्या हो सकता है। तो ऑप्शन ए है नाइट ब्लाइंडनेस मतलब रतौंधी, ऑप्शन बी है एनीमिया, ऑप्शन सी है क्वेशियोर्कर, ऑप्शन नंबर डी हमारा स्कर्वी। तो बताइए प्रोटीन की कमी से क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, पिछली क्लास में पढ़े थे इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन। क्या हो सकता है प्रोटीन की कमी से, तो प्रोटीन की कमी से होता है क्वेशियोर्कर। ठीक है, क्वेशियोर्कर राइट आंसर हो जाएगा, क्वेशियोर्कर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 का लगा लीजिए आप राइट आंसर, सी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेशियोर्कर प्रोटीन की कमी से होता है जिसमें सूजन, त्वचा में बदलाव और वृद्धि में कमी देखी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 29 क्वेश्चन है हमारा, माल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन कैन लीड टू, क्या है, माल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन कैन लीड टू मतलब बच्चों में कुपोषण से क्या हो सकता है, बताइए बच्चों में कुपोषण से क्या हो सकता है। ऑप्शन ए है हाई ब्लड प्रेशर मतलब उच्च रक्तचाप, ऑप्शन बी है डेवलपमेंटल डिले मतलब विकास में देरी, ऑप्शन सी है डायबिटीज मतलब मधुमेह, ऑप्शन डी है डेंटल कैरीज मतलब दांतों की सड़न। तो बताइए बच्चों में कुपोषण से क्या हो सकता है, क्या हो सकता है बच्चों में कुपोषण से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, विकास में देरी, डेवलपमेंटल डिले। क्या हो जाएगा, डेवलपमेंटल डिले इसका राइट आंसर हो जाएगा, विकास में देरी हो जाएगी। ठीक है, बच्चों में लंबे समय तक कुपोषण से मानसिक और शारीरिक विकास प्रभावित होता है। क्या होता है, अगर लंबे समय तक बच्चा कमजोर रहेगा, कुपोषण रहेगा, तो मानसिक और शारीरिक विकास प्रभावित होता है। इससे क्या होता है, मानसिक और शारीरिक विकास प्रभावित होता है, जिससे सीखने की क्षमता घटती है, बच्चे जल्दी नहीं सीख पाते, मतलब माइंड से कमजोर हो जाते हैं, और शरीर से कमजोर तो फिर होते ही हैं। ठीक है, तो राइट आंसर लगा लीजिए आप ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 30 क्वेश्चन है हमारा, विच कंडीशन इज लिंक टू विटामिन डी डेफिशिएंसी मतलब विटामिन डी की कमी से कौन सी स्थिति जुड़ी होती, बताइए विटामिन डी की कमी से कौन सी स्थिति जुड़ी होती है। तो ऑप्शन ए है रिकेट्स, ऑप्शन बी एनीमिया, ऑप्शन सी है पेलेग्रा, ऑप्शन डी है स्कर्वी। तो कौन सी स्थिति जुड़ी है विटामिन डी से, बताइए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रिकेट्स, रिकेट्स जुड़ी है विटामिन डी से। ठीक है, क्या जुड़ी है, रिकेट्स, रिकेट्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर ए, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। क्या होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, जिससे बच्चों की हड्डियां कमजोर और टेढ़ी हो जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 31 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीएमआई, बताइए बीएमआई का फुल फॉर्म क्या है, बीएमआई का फुल फॉर्म क्या हुआ, बताइए, जिसको भी आंसर पता है प्लीज बताइए, कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बीएमआई का। बीएमआई का फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स इसका राइट आंसर लगा लीजिए। बीएमआई एक सरल तरीका है जिससे व्यक्ति का वजन और लंबाई देखकर यह पता लगाया जाता है कि वह कम वजन, सामान्य, अधिक वजन या मोटापा ग्रस्त है। क्या है, यह पता लगाया जाता है कि वह कम वजन, सामान्य, अधिक वजन या मोटापा ग्रस्त है। ठीक है, बीएमआई एक सरल तरीका है जिससे व्यक्ति का वजन और लंबाई देखकर यह पता लगाया जाता है कि वह कम वजन, सामान्य, अधिक वजन या मोटापा ग्रस्त है या नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 32 क्वेश्चन है हमारा, विच पैरामीटर इज यूज्ड टू एक्सेस न्यूट्रिशनल स्टेटस इन चिल्ड्रन मतलब बच्चों में पोषण स्थिति का आकलन करने के लिए कौन सा पैरामीटर उपयोग किया जाता है, बताइए बच्चों में पोषण स्थिति का आकलन करने के लिए कौन सा पैरामीटर उपयोग किया जाता है, बताइए कौन सा पैरामीटर उपयोग करेंगे। तो ऑप्शन ए है ब्लड प्रेशर मतलब रक्तचाप, ऑप्शन बी हाइट फॉर एज मतलब आयु के अनुसार ऊंचाई, ऑप्शन सी है हमारा पल्स रेट मतलब नाड़ी दर, ऑप्शन डी है हमारा बॉडी टेम्परेचर मतलब शरीर का तापमान। तो बताइए बच्चों में पोषण स्थिति का आकलन करने के लिए कौन सा पैरामीटर उपयोग किया जाता है, कौन से पैरामीटर का उपयोग करेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। हाइट फॉर एज मतलब आयु के अनुसार ऊंचाई, बच्चों में पोषण की स्थिति का आकलन करने के लिए
हम आयु के अनुसार ऊंचाई का पता करेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आयु के अनुसार ऊंचाई बच्चों में लंबे समय तक कुपोषण की पहचान के लिए उपयोग की जाती है। ठीक है, क्या की जाती है? आयु के अनुसार ऊंचाई बच्चों में लंबे समय तक कुपोषण की पहचान के लिए उपयोग की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 33 क्वेश्चन है हमारा। मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस इज कॉमनली यूज्ड फॉर। मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस का मतलब होता है MUAC। MUAC का फुल फॉर्म है ये। ठीक है, मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस। ठीक है, MUAC का फुल फॉर्म लिख लीजिए, मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस। तो बताइए मध्य ऊपरी बाह की परिधि मतलब कि MUAC का आमतौर पर उपयोग किसके लिए किया जाता है? बताइए MUAC का आमतौर पर किसके लिए उपयोग किया जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है असेसिंग कार्डियक हेल्थ मतलब हृदय स्वास्थ्य के आकलन के लिए। ऑप्शन बी है आइडेंटिफाइंग माल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन मतलब बच्चों में कुपोषण की पहचान के लिए। ऑप्शन सी है चेकिंग ब्लड शुगर मतलब रक्त शर्करा जांचने के लिए। ऑप्शन डी है डायग्नोसिंग बोन डेंसिटी मतलब हड्डी की घनता का मूल्यांकन। तो बताइए मध्य ऊपरी बाह की परिधि मतलब कि MUAC का आमतौर पर उपयोग किसके लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर लिख लीजिए इसका आप ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आइडेंटिफाइंग माल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन मतलब बच्चों में कुपोषण की पहचान के लिए। क्या हो जाएगा? बच्चों में कुपोषण की पहचान के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बच्चों में कुपोषण की पहचान के लिए MUAC का उपयोग 5 साल से कम उम्र के बच्चों में गंभीर कुपोषण की पहचान के लिए किया जाता है। कब किया जाता है? MUAC का उपयोग 5 साल से कम उम्र के बच्चों में गंभीर कुपोषण की पहचान के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 34 क्वेश्चन है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स अंडर न्यूट्रिशन मतलब निम्न में से कौन कुपोषण को दर्शाता है? इनमें से कौन दर्शाएगा कुपोषण को? बताइए। तो ऑप्शन ए है ओवरवेट मतलब अधिक वजन। ऑप्शन बी है हाई BMI मतलब उच्च BMI। ऑप्शन सी है हमारा स्टैंड ग्रोथ मतलब बौना विकास। ऑप्शन डी है हमारा रैपिड वेट गेन मतलब तेजी से वजन बढ़ना। तो बताइए निम्न में से कौन कुपोषण को दर्शाता है? कौन दर्शाता है कुपोषण को इनमें से? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 34 का? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। अत्यधिक वजन तो दर्शाएगा नहीं BMI। उच्च BMI कैसे दर्शा सकती है कुपोषण को, माल न्यूट्रिशन को? और तेजी से वजन बढ़ना ये भी कुपोषण का लक्षण नहीं है। तो क्या बचा हमारा? बौना विकास मतलब कि स्टैंड ग्रोथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। बौना विकास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का। ठीक है, बौना विकास यह दर्शाता है कि बच्चा अपनी उम्र की तुलना में छोटा है। जो बच्चे बौने होते हैं उनका पता चल जाता है कि इस बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है मतलब कि ये बौना है। ठीक है, बौना विकास यह दर्शाता है कि बच्चा अपनी उम्र की तुलना में छोटा है, जो लंबे समय से कुपोषण का संकेत है। जो बच्चे सही से खाना पीना नहीं खाते हैं वो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। ठीक है, बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। तो राइट आंसर लगा लीजिए आप ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 35 क्वेश्चन है हमारा। विच एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट इज मोस्ट कॉमनली यूज इन न्यूट्रिशनल असेसमेंट? क्या है? विच एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन न्यूट्रिशनल असेसमेंट मतलब पोषण आकलन में सबसे सामान्यतः उपयोग किया जाने वाला मानव मितीय माप कौन सा है? बताइए पोषण आकलन में सबसे सामान्यतः उपयोग किया जाने वाला मानव मितीय माप कौन सा है? मानव मितीय माप कौन सा है बताइए। तो ऑप्शन ए है वेस्ट सर्कमफेरेंस मतलब कमर की परिधि। ऑप्शन नंबर बी है हमारा आर्म लेंथ मतलब बाह की लंबाई। ऑप्शन सी है हाइट एंड वेट मतलब ऊंचाई और वजन। ऑप्शन डी है हेड सर्कमफेरेंस मतलब सिर की परिधि। तो बताइए पोषण आकलन में सबसे सामान्यतः उपयोग किए जाने वाला मानव मितीय माप कौन सा है? कौन सा माप है बताइए? पोषण के लिए कौन सा माप करेंगे बताइए? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी।
क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हाइट एंड वेट। क्या हो जाएगा? हाइट एंड वेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए इसका करेक्ट आंसर। ऊंचाई और वजन पोषण स्थिति जानने के लिए सबसे सामान्य मानव मितीय माप है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 36 क्वेश्चन है हमारा। व्हाट डज अ हाई बीएमआई यूजुअली इंडिकेट? मतलब उच्च बीएमआई आमतौर पर क्या दर्शाता है? बताइए इनमें से क्या दर्शाता है उच्च बीएमआई? तो ऑप्शन ए है डिहाइड्रेशन, ऑप्शन बी है अंडर न्यूट्रिशन, ऑप्शन सी है ओबेसिटी, ऑप्शन डी है हमारा मसल लॉस मतलब मांसपेशियों की हानि। तो क्या दर्शाएगा? क्या दर्शाएगा उच्च बीएमआई? तो उच्च बीएमआई जो है वो ओबेसिटी को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा? ओबेसिटी को, मोटापे को दर्शाएगा। ठीक है, उच्च बीएमआई क्या दर्शाता है? तो वो मोटापा दर्शाता है उच्च बीएमआई। ठीक है, मोटापा दर्शाता उच्च बीएमआई आमतौर पर अधिक वजन या मोटापे का संकेत देता है, जिससे दिल की बीमारी और मधुमेह हो सकता है। क्या हो सकता है? इससे दिल की बीमारी हो सकती है या फिर मधुमेह हो सकता है। ठीक है, तो राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 37 क्वेश्चन है हमारा। विच ऑफ दीज इज द बायोमेडिकल मेथड ऑफ न्यूट्रिशनल असेसमेंट? मतलब निम्न में से कौन सा पोषण आकलन की जैव रासायनिक विधि है? बताइए इनमें से कौन सी जैव रासायनिक विधि है? तो ऑप्शन ए है हमारा हीमोग्लोबिन टेस्ट मतलब हीमोग्लोबिन परीक्षण, ऑप्शन बी है वेट मेजरमेंट मतलब वजन मापना, ऑप्शन सी है एमयूएससी, ऑप्शन डी है हमारा स्किन फोल्ड थिकनेस मतलब त्वचा परत मोटाई। तो बताइए निम्न में से कौन पोषण आकलन की जैव रासायनिक विधि है? कौन है जैव रासायनिक विधि बताइए? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, हीमोग्लोबिन परीक्षण। हीमोग्लोबिन परीक्षण पोषण आकलन की जैव रासायनिक विधि है। ठीक है, पोषण आकलन की जैव रासायनिक विधि है हीमोग्लोबिन परीक्षण। ठीक है, हीमोग्लोबिन परीक्षण इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हीमोग्लोबिन जांच जैसी जैव रासायनिक विधियां पोषक तत्वों की कमी जैसे कि आयरन की कमी का मूल्यांकन करती है। ठीक है, ये क्या करती है? हीमोग्लोबिन आयरन की कमी का पता लगाती है हीमोग्लोबिन परीक्षण। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 38 क्वेश्चन है हमारा। क्लिनिकल साइंस ऑफ माल न्यूट्रिशन इंक्लूड मतलब कुपोषण के नैदानिक लक्षणों में शामिल है। बताइए कुपोषण के नैदानिक लक्षणों में शामिल है, कौन शामिल है? तो ऑप्शन ए पेल स्किन मतलब पीली त्वचा, ऑप्शन बी हमारा हाई एनर्जी लेवल्स मतलब उच्च ऊर्जा स्तर, ऑप्शन नंबर सी हमारा नॉर्मल अपेटाइट मतलब सामान्य भूख, ऑप्शन डी है क्लियर आइस मतलब स्पष्ट आंखें। तो बताइए कुपोषण के नैदानिक लक्षणों में शामिल है, क्या शामिल है बताइए? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, पीली त्वचा हो जाएगी। ठीक है, पील स्किन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुपोषण के नैदानिक लक्षणों में शामिल है पीली त्वचा। ठीक है, पीली त्वचा, रूखे बाल और सूजे मसूड़े आदि कुपोषण के नैदानिक लक्षण है। ये क्या है? कुपोषण के नैदानिक लक्षण हो सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 39 क्वेश्चन है हमारा। डाइटरी असेसमेंट हेल्प्स टू एवुलेट मतलब आहार मूल्यांकन किसका मूल्यांकन करने में मदद करता है? बताइए आहार मूल्यांकन किसका मूल्यांकन करने में मदद करता है इनमें से? तो ऑप्शन ए है एक्सरसाइज लेवल, ऑप्शन बी है वाटर इनटेक, ऑप्शन सी है फूड इनटेक पैटर्न, ऑप्शन डी है स्लीप क्वालिटी। तो बताइए आहार मूल्यांकन किसका मूल्यांकन करने में मदद करता है? किसके मूल्यांकन की मदद करेगा बताइए? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, फूड इंटेक पैटर्न। क्या होगा? फूड इंटेक पैटर्न इसका राइट आंसर हो जाएगा मतलब भोजन सेवन पैटर्न इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आहार मूल्यांकन से व्यक्ति के खाने के प्रकार और मात्रा का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, ताकि पोषण की कमी पहचानी जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 40 क्वेश्चन है हमारा। न्यूट्रिशनल स्टेटस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय क्या है? न्यूट्रिशनल स्टेटस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मतलब पोषण स्थिति किससे प्रभावित होती? बताइए पोषण स्थिति किससे प्रभावित होती है? तो ऑप्शन ए है ओनली जेनेटिक्स मतलब केवल अनुवंशिकता, ऑप्शन बी है हमारा ओनली एज मतलब केवल उम्र, ऑप्शन सी है डाइट हेल्थ एंड एनवायरमेंट मतलब आहार स्वास्थ्य और पर्यावरण, ऑप्शन डी है ब्लड टाइप मतलब रक्त प्रकार।
तो बताइए पोषण स्थिति किससे प्रभावित होती, किससे प्रभावित होती है पोषण स्थिति? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, आहार, स्वास्थ्य और पर्यावरण से प्रभावित होती है पोषण स्थिति। ठीक है, किससे होती है? डाइट, हेल्थ एंड इन्वायरमेंट से प्रभावित होती है पोषण स्थिति, मतलब कि आहार, स्वास्थ्य और पर्यावरण से। ठीक है, पोषण स्थिति आहार, स्वास्थ्य, स्वच्छता और पर्यावरण जैसी विभिन्न चीजों से प्रभावित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 41। 41 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ न्यूट्रिशन एजुकेशन? क्या है? व्हाट इज द मेन गोल ऑफ न्यूट्रिशन एजुकेशन, मतलब पोषण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए पोषण शिक्षा के इनमें से मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए है इंकरेज फास्टिंग, मतलब उपवास को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन बी है प्रमोट जंक फूड, मतलब जंक फूड को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी है एनकरेज हेल्थी ईटिंग हैबिट्स, मतलब स्वस्थ भोजन की आदतों को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन डी है प्रमोट मेडिकेशन, मतलब दवा को बढ़ावा देना। तो बताइए पोषण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या है पोषण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इनकरेज हेल्थी ईटिंग हैबिट्स, क्या हो जाएगा? इनकरेज हेल्थी ईटिंग हैबिट्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कि स्वस्थ भोजन की आदतों को प्रोत्साहित करना। क्या होगा? स्वस्थ भोजन की आदतों को प्रोत्साहित करना, मतलब पोषण शिक्षा का उद्देश्य लोगों को स्वस्थ खाने की आदतें अपनाने के लिए प्रेरित करना है। ठीक है, क्या है? पोषण शिक्षा का उद्देश्य है लोगों को स्वस्थ खाने की आदतें अपनाने के लिए प्रेरित करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 42। 42 क्वेश्चन है हमारा, विच गवर्नमेंट स्कीम प्रोवाइड्स मिड डे मील टू स्कूल चिल्ड्रन इन इंडिया, मतलब भारत में स्कूल के बच्चों को मध्याह्न भोजन देने वाली सरकारी योजना कौन सी है? बताइए भारत में स्कूल के बच्चों को मध्याह्न भोजन देने वाली सरकारी योजना कौन सी है? कौन सी है बताइए? जो दोपहर में खाना मिलता है ना स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में बच्चों को जो दोपहर में खाना मिलता है, तो बताइए वो कौन सी योजना के अनुसार मिलता है? तो ऑप्शन ए है हमारा आईसीडीएस, ऑप्शन बी है मिड डे मील स्कीम, मतलब मध्याह्न भोजन योजना। ऑप्शन नंबर सी हमारा आयुष्मान भारत, मतलब आयुष्मान भारत। ऑप्शन डी है पोषण अभियान। तो बताइए कौन सी योजना के तहत मिलता है मध्याह्न भोजन बच्चों को? कौन सी योजना के तहत मिलता है? तो मिड डे मील योजना के तहत मिलता है। तो उस योजना का नाम है मिड डे मील स्कीम। ठीक है, क्या है? मिड डे मील स्कीम या फिर मध्याह्न भोजन योजना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह योजना स्कूल के बच्चों को मुफ्त दोपहर का भोजन देती है। क्या करती है ये जो योजना है मिड डे मील स्कीम योजना, यह योजना स्कूल के बच्चों को मुफ्त दोपहर का भोजन देती है ताकि भूख कम हो और पोषण स्तर सुधरे। क्यों देती है? ताकि भूख कम हो बच्चों को और पोषण स्तर सुधर सके बच्चों का। ठीक है, कुपोषण ना हो बच्चे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 43। 43 क्वेश्चन है हमारा, which program focuses on improving nutrition among children and pregnant women? क्या है? which program focuses on improving nutrition among children and pregnant women? बताइए कौन सा कार्यक्रम बच्चों और गर्भवती महिलाओं के पोषण में सुधार पर केंद्रित है? कौन सा कार्यक्रम है बताइए? तो ऑप्शन ए है स्वच्छ भारत मिशन, ऑप्शन बी है पोषण अभियान, ऑप्शन सी है उज्ज्वला योजना, ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री आवास योजना। तो बताइए इनमें से कौन सा कार्यक्रम है जो बच्चे और गर्भवती महिलाओं को पोषण में सुधार पर केंद्रित है? कौन करती है केंद्रित? पोषण सुधार कौन करता है बताइए? इनमें से कौन सी योजना है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा इसका पोषण अभियान। क्या हो जाएगा? पोषण अभियान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पोषण अभियान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोषण अभियान का उद्देश्य बच्चों और महिलाओं में स्टर्निंग, मतलब कुपोषण और एनीमिया को कम करता है। क्या है? पोषण अभियान का उद्देश्य है बच्चों और महिलाओं में स्टर्निंग, कुपोषण और एनीमिया को कम करना है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 44। 44 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रोल ऑफ आशा वर्कर्स इन न्यूट्रिशन प्रमोशन, मतलब पोषण को बढ़ावा देने में आशा कार्यकर्ता की भूमिका क्या है? बताइए पोषण को बढ़ावा देने में आशा कार्यकर्ता की भूमिका क्या है? क्या भूमिका है आशा कार्यकर्ता की?
तो ऑप्शन ए है कंडक्ट सर्जरीज, मतलब सर्जरी करना। ऑप्शन बी है प्रोवाइड मेडिसिन ओनली, मतलब केवल दवा देना। ऑप्शन सी है हमारा एजुकेट एंड काउंसिल फैमिलीज ऑन न्यूट्रिशन, मतलब परिवारों को पोषण पर शिक्षित और परामर्श देना। ऑप्शन डी है प्रोवाइड इंश्योरेंस, मतलब बीमा देना। तो बताइए पोषण को बढ़ावा देने में आशा कार्यकर्ता की भूमिका क्या होगी, क्या है बताइए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। एजुकेट एंड काउंसिल फैमिलीज ऑन न्यूट्रिशन, मतलब परिवारों को पोषण पर शिक्षित और परामर्श देना। क्या होगा, परिवारों को पोषण पर शिक्षित और परामर्श देना इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा कार्यकर्ता पोषण के बारे में परिवारों को जागरूक करती हैं और बच्चों की वृद्धि की निगरानी भी करती है। क्या करती है आशा, बच्चों की वृद्धि की निगरानी भी करती है, ठीक है, और परिवारों को पोषण के बारे में जागरूक भी करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 45 क्वेश्चन है हमारा। नेशनल न्यूट्रिशन वीक इज ऑब्जर्व्ड इन विच मंथ इन इंडिया, मतलब भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह किस महीने में मनाया जाता है। बताइए भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह किस महीने में मनाया जाता है, कौन से महीने में मनाते हैं भारत में पोषण सप्ताह। तो पोषण सप्ताह मनाया जाता है कौन से महीने में, सितंबर में। कब मनाया जाता है, सितंबर में मनाया जाता है पोषण सप्ताह, ठीक है। अभी क्या चल रहा है, सितंबर ही चल रहा है ना, तो पोषण सप्ताह सितंबर में मनाया जाता है 1 से 7 के बीच में। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर तक मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 1 सितंबर से 7 सितंबर तक मनाया जाता है पोषण सप्ताह, ठीक है। एक सप्ताह का होता है, उसका नाम ही पोषण सप्ताह है, ठीक है। 1 से लेके 7 सितंबर तक मनाया जाता है पोषण सप्ताह, ठीक है, ताकि पोषण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़े। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि पोषण के बारे में जागरूकता बढ़े, ठीक है, ताकि पोषण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़े, इसलिए 1 से 7 सितंबर तक मनाया जाता है पोषण सप्ताह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 46 क्वेश्चन है हमारा। Which food is fortified with iron and folic acid in government nutrition programs, मतलब सरकारी पोषण कार्यक्रमों में किस खाद्य को आयरन और फोलिक एसिड से फोर्टिफाइड किया जाता है। बताइए सरकारी पोषण कार्यक्रमों में किस खाद्य को आयरन और फोलिक एसिड से फोर्टिफाइड किया जाता है। तो ऑप्शन ए है शुगर, ऑप्शन बी सॉल्ट, ऑप्शन सी है हमारा व्हीट फ्लोर, ऑप्शन नंबर डी है ऑयल। राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 का, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। व्हीट फ्लोर से, किससे, सरकारी पोषण कार्यक्रमों में किस खाद्य को आयरन और फोलिक एसिड से फोर्टिफाइड किया जाता है, तो वो गेहूं के आटे को किया जाता है। किसको किया जाता है, गेहूं का आटा, गेहूं के आटे को किया जाता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए इसका। भारत में गेहूं के आटे को आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12 से फोर्टिफाइड किया जाता है। किससे, किससे, आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12 से फोर्टिफाई किया जाता है, ताकि एनीमिया को रोका जा सके। किस लिए किया जाता है, ताकि एनीमिया को रोका जा सके, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 47 क्वेश्चन है हमारा। बैलेंस डाइट मीन्स, मतलब संतुलित आहार का मतलब है, क्या मतलब है संतुलित आहार कहने से बताइए। तो ऑप्शन ए है ईटिंग ओनली वेजिटेबल्स, मतलब केवल सब्जियां खाना। ऑप्शन बी है ईटिंग ओनली प्रोटीन, मतलब केवल प्रोटीन खाना। ऑप्शन सी है ईटिंग ऑल न्यूट्रिशन इन राइट प्रोपोर्शंस, मतलब सभी पोषक तत्वों को सही मात्रा में खाना। ऑप्शन नंबर डी हमारा ईटिंग वंस अ डे, मतलब दिन में एक बार खाना। तो बताइए संतुलित आहार का मतलब क्या है, क्या मतलब है संतुलित आहार का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ईटिंग ऑल न्यूट्रिशंस इन राइट प्रोपोर्शंस, मतलब सभी पोषक तत्वों को सही मात्रा में खाना। क्या हो जाएगा, संतुलित आहार का मतलब है सभी पोषक तत्वों को सही मात्रा में खाना, ठीक है। राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर सी। संतुलित आहार में सभी पोषक तत्व जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज उचित मात्रा में होते हैं। ये सब को उचित मात्रा में लेना चाहिए, संतुलित आहार का मतलब ये हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 48 क्वेश्चन है हमारा। ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी स्टार्टेड, मतलब स्तनपान कब शुरू किया जाना चाहिए। बताइए स्तनपान कब शुरू किया जाना चाहिए।
बच्चे जब डिलीवरी होती है, बच्चा पैदा होता है, तो उसके बाद से, पैदा होने के तुरंत बाद से कब से शुरू करना चाहिए स्तनपान? कब से शुरू करना चाहिए? ब्रेस्ट फीडिंग कब से शुरू कर देना चाहिए बताइए? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, मतलब जन्म के तुरंत बाद पिलाना चाहिए बच्चे को दूध। ठीक है, बच्चे को दूध जन्म के तुरंत बाद पिलाना चाहिए। ठीक है, 24 घंटे या 6 घंटे या फिर 1 सप्ताह तक थोड़ी ना रुकेगा बच्चा। 1 सप्ताह तक क्या भूखा रहेगा बच्चा? ठीक है, बाहर का दूध नहीं पिलाना है। कोशिश करना है कि बच्चे को जन्म के तुरंत बाद माँ का दूध ही मिले। माँ के दूध में क्या होता है? कोलेस्ट्रम होता है। जो माँ का जो फर्स्ट मिल्क जो निकलता है उसमें कोलेस्ट्रम होता है। वो क्या होता है? वो एंटीबॉडी से भरपूर होता है। ठीक है, जन्म के 1 घंटे के भीतर स्तनपान कराना शुरू कर देना चाहिए। 1 घंटे के अंदर अंदर, हो सके तो इमीडिएटली, मतलब जन्म के तुरंत बाद कर देना। अगर नहीं हो पा रहा है तो आपको 1 घंटे के भीतर आपको स्तनपान शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि माँ के पहले दूध में कोलेस्ट्रम एंटीबॉडी से भरपूर होता है। क्योंकि माँ का पहला दूध जो होता है वो कोलेस्ट्रम एंटीबॉडी से भरपूर होता है। ठीक है, तो वो बच्चे को पिलाना बहुत जरूरी है। आपको वेट नहीं करना है 24 घंटे के या 6 घंटे के, आपको 1 घंटे के भीतर, 1 घंटे के अंदर अंदर बच्चे को दूध पिलाना है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 49 क्वेश्चन है हमारा। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज रिकमेंडेड फॉर हाउ मेनी मंथ्स, मतलब केवल स्तनपान की सिफारिश कितने महीनों के लिए की जाती? बताइए, स्तनपान की सिफारिश कितने महीने की जाती? बच्चों को कितने महीने तक दूध पिलाना चाहिए बताइए? मिनिमम कितने महीने तक पिलाया जाता है बच्चों को दूध? एक एवरेज टाइम बताइए, एवरेज टाइम। इसमें एवरेज जो भी बता रहे हैं वो एक एवरेज टाइम होता है। ठीक है, इसमें जो भी है वो एक एवरेज टाइम होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बच्चे को जो है दूध 6 महीने तक पिलाना बहुत जरूरी है। ठीक है, 6 महीने के बाद से आप बच्चे को थोड़ा थोड़ा खाना खिला सकते हैं, मैश कर करके खाना खिला सकते हैं। रोटी मैश कर करके देना है बच्चे को। ऐसी चीज नहीं देना, हार्ड चीज नहीं देनी है बच्चे को। ऐसी चीज देना है जिससे बच्चे के मुंह में जाए और वो तुरंत घुल जाए। ऐसी चीज देना है 6 महीने के बाद। 6 महीने से पहले बच्चे को खाना नहीं देना है। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग जो है 6 महीने तक करवानी चाहिए। ठीक है, 6 महीने तक बच्चे को दूध पिलाना जरूरी है। शुरुआती 6 महीने तक केवल स्तनपान की सलाह दी जाती है, जिसमें शिशु को कोई अन्य भोजन या पानी नहीं दिया जाता। शिशु को कोई भोजन या पानी नहीं देते हैं 6 महीने से पहले। ठीक है, 6 महीने के बाद जो भी देना है वो 6 महीने के बाद ही देना है। ठीक है, और 6 महीने के बाद भी ऐसा नहीं कि आपको तुरंत हार्ड चीज खिलाना स्टार्ट कर देना। हार्ड चीज नहीं देना है बच्चे को। ठीक है, जब तक बच्चे के दांत नहीं आ जाते हैं तब तक बच्चे को हार्ड चीज खिलाना बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन है हमारा। न्यूट्रिशन प्रमोशन इन स्कूल इंक्लूड्स। क्या है? न्यूट्रिशन प्रमोशन इन स्कूल इंक्लूड्स, मतलब स्कूलों में पोषण संवर्धन में क्या शामिल है? बताइए, स्कूलों में पोषण संवर्धन में क्या शामिल है? तो ऑप्शन ए है गिविंग चॉकलेट्स, मतलब चॉकलेट देना। ऑप्शन बी बोल रहा है हमारा फास्ट फूड इन कैंटीन, मतलब कैंटीन में फास्ट फूड। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है हमारा न्यूट्रिशन एजुकेशन एंड हेल्दी मील्स, मतलब पोषण शिक्षा और पौष्टिक भोजन। ऑप्शन डी हमारा लॉन्गर हॉलीडेज, मतलब लंबी छुट्टियां। तो बताइए, स्कूलों में पोषण संवर्धन में क्या शामिल है? क्या शामिल है स्कूलों में पोषण संवर्धन? क्या देते हैं स्कूल में? चॉकलेट देते हैं या कैंटीन का फास्ट फूड देते हैं या लंबी छुट्टियां देते हैं या फिर पोषण शिक्षा और पौष्टिक भोजन देते हैं? क्या देते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रिशन एजुकेशन एंड हेल्दी मील्स। क्या होगा? न्यूट्रिशन एजुकेशन एंड हेल्दी मील्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब पोषण शिक्षा और पौष्टिक भोजन। क्या हो जाएगा? पोषण शिक्षा और पौष्टिक भोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए इसका राइट आंसर। स्कूलों में पोषण संवर्धन का उद्देश्य है संतुलित भोजन देना और बच्चों को पोषण के महत्व के बारे में सिखाना होता है। क्या करना होता है? बच्चों को पोषण के महत्व के बारे में सिखाना भी जरूरी है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए इसका।
तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे और मैं आगे भी आपको ऐसे ही वीडियो लाती रहूं। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।